गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय टीएंस। मैं ये लाइव सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को मैसेज भेजता हूँ कि आज मैं क्या क्या टॉपिक कवर करूँगा और उसके बाद ये लाइव सेशन मेरा आता है, सो दैट आप लोग भी उस टॉपिक के बारे में कुछ न कुछ तैयार करके और आपके मन में जो सवाल हैं वो तैयार करके रखें। इरेलेवेंट टॉपिक्स पे सवाल ना पूछें। और कुछ बातें मैं टॉपिक शुरू करने से पहले कह देना चाहूँगा कि कुछ लोगों के क्वेरीज़ मेरे पास फ़ोन पे या फ़ोन कॉल पे मैं आपको कॉल कर सकता हूँ या नहीं, या इस तरह के आते हैं। और बहुत सारे लोगों के फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है, तो मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं उन सब की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे 5,000 फ्रेंड रिक्वेस्ट पूरा होने की वजह से मैं उसको रैशनलाइज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं किसको निकालूं किसको नहीं निकालूं। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट भी डाल दिया कि जो लोग एमएलएम या नेटवर्किंग को बुरा मानते हैं वो मुझे अनफ्रेंड कर दें, ताकि जो लोग एमएलएम नेटवर्किंग से मेरे साथ जुड़ने वाले या उस तरह के काम में लोग लिप्त नहीं हैं या उसको बुरा मानते हैं वो अनफ्रेंड कर देंगे, तो कुछ फ्रेंड लिस्ट में जगह खाली हो जाएगी। तो मैं उन लोगों को एडजस्ट कर पाऊंगा जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, लेकिन इतनी जगह खाली नहीं हो पाई। एक दो चार लोगों ने ही शायद अनफ्रेंड किया होगा या नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता। मैंने उन सबको, और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफाइल को लॉक कर रखा है। उनके प्रोफाइल देखने से पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कौन है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं टीएंस, लेकिन टीएंस नाम की कोई चिड़िया नहीं है उनके प्रोफाइल में। अगर आप टीएंस कर रहे हैं तो आपके प्रोफाइल को देखते ही किसी को लग जाना चाहिए कि आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आपके पास ऐसी हेल्थ की अपॉर्चुनिटी है, आपकी वेल्थ की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सारे लोगों से एडवाइस करूंगा कि जो भी टीएंस कर रहे हैं उनका प्रोफाइल खोलते ही लोगों को टीएंस के बारे में पता चलना चाहिए कि ये बंदा और टीएंस का डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास हेल्थ की और वेल्थ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी प्रोफाइल आपको इंट्रोड्यूस नहीं करती तो ये गलत बात है। सबको गुड इवनिंग। उसके बाद उसके बाद जो ऐसे लोग हैं, मैंने उनको इनबॉक्स में मैसेज भी भेजा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, लेकिन अपना इनबॉक्स मैसेज का नहीं चेक करते। तो ऐसे में बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट और क्लाइंट्स भी आपको इनबॉक्स में मैसेज करते होंगे, मिस होता होगा। तो अगर आप किसी इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हैं, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप सब अपना इनबॉक्स रेगुलरली दिन में 2-3 बार ज़रूर चेक करें फेसबुक पे, अगर आप फेसबुक के थ्रू काम कर रहे हो। और ये तो ऑनलाइन ही काम करने का ज़माना है और टाइम चल रहा है। इसके बाद मैं कुछ बात करूंगा टीएंस के बारे में। अभी आपको लोगों को पता है कि फोहवे के बारे में कि एक कंपनी चाइना से आई है, और उसको सिंस अभी जो मार्केट में माहौल चल रहा है कोरोना की वजह से, और चाइना का वैसे भी थोड़ा सा इंडिया में रहता है कि ये चाइना का कंपनी है और चाइना के लोगों के, क्योंकि इंडिया में एक माइंडसेट बना हुआ है कि चाइना सस्ता प्रोडक्ट बनाता है, तो उन लोगों को कोई और रास्ता नहीं है। और ख़ासतौर पे ये अभी कोरोना आ गया, तो कोरोना के आने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो गई उनके सामने कि वो दूसरे लोगों के पास अगर वो एक कंपनी नई शुरू हुई है, इंडिया में पहली बार लॉन्च भी नहीं हुई है, उसका एक भी कोई बिजनेस नहीं है, 1 रुपये का टर्नओवर नहीं है। वो कंपनी जब इंडिया में आम आदमी के पास जाएगी तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी कि ये चाइनीज़ कंपनी है। लेकिन जो लोग टीएंस के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि चाइना भी अच्छा सामान बनाता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि टीएंस कंपनी अपनी क्वालिटी के लिए ही जानी जाती है। तो उन्होंने अपना पहला फोकस किया हुआ है कि टीएंस के लोगों को तोड़ के फोहवे में ज्वाइन कराओ, और वही वो कर रहे हैं। उनकी वही स्ट्रैटेजी अभी तक जो भी उनके पास 20, 25, 30 ज्वाइनिंग हुई है, वो टीएंस के लोगों को बरगला के, भटका के, झूठ बोल करके ले जाने का हुआ है। इस कड़ी में उन लोगों ने एक नया प्रयास शुरू किया है। आज पॉल सर ने भी अपने वीडियो में, अपने जूम मीटिंग में बताया था, पर उन्होंने कंपनी का नाम नहीं लिया। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं खुला बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। पोह वाले एक वीडियो सर्कुलेट करेंगे आप लोगों के पास, या कर चुके होंगे बहुत सारे लोगों के पास, मेरे पास भी आया, जिसमें टीएंस के टैंक पैलेस को तोड़ते हुए दिखाया गया है कि टीएंस का टैंक पैलेस टूट गया। सही बात है, टीएंस का टैंक पैलेस टूट गया। किससे छुपा हुआ है? टीएंस का टैंक पैलेस जिस समय टूटा था उसके बाद इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पे टूर करके आए हैं। तो ये छुपा हुआ किससे है कि वो अब आप दिखा रहे हो? टीएंस का टैंक पैलेस टूट गया। टीएंस के टैंक पैलेस को तोड़ने की 2 मुख्य वजह थी, और उसके वो वजह भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ वो आपको एक न्यूज़ लिंक भी शेयर करेंगे। उस न्यूज़ लिंक में ये दिखाया गया है कि तियानजिन तियानशी के ऊपर बहुत सारे
चार्जेस लगे हैं, जिसमें से कुछ फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस हैं और कुछ क्रिमिनल चार्जेस हैं। और मैं आपको चार्जेस भी बताऊंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चाइना के सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप मिलेगा। आप लोगों में से शायद कोई ना गया हो, मैंने जा करके चाइनीज़ टू इंग्लिश कन्वर्टर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर यूज़ करके वो सारा कुछ पढ़ा है और मैं सारा कुछ स्टडी करके आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो चार्जेस क्या है, वो भी आपको बताऊंगा। वो चार्जेस सुनेंगे तो आप हंसेंगे। पहला तो चार्ज ये है कि 2019 में वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बंदा, एक ऑफिसर अरेस्ट हुआ, जिसने साइबर लॉ के तहत जिसको अरेस्ट किया गया, जिसने कुछ परमिशंस देने के लिए उसने ये स्टेटमेंट दिया कि हमने मिस्टर ली जिनयॉन से 2004 से 2011 के बीच में बहुत बड़ा अमाउंट रिश्वत के तौर पे लिया। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट रिश्वत के तौर पे लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस स्टेटमेंट को लेकर के जो टीएंस कंपनी है उसका जो अकाउंट, ऑडिट अकाउंट का जांच होना शुरू हुआ। उसके बाद टीएंस के बिजनेस अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। बहुत सारी बातें उस पोस्ट में लिखी हुई है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। चाइना में MLM पिरामिड स्कीम बैन है। वहाँ पे 2011-12 में एक लॉ आया था जिसके तहत डायरेक्ट सेलिंग को अलाउ किया गया, लेकिन MLM पिरामिड स्कीम जो होता है उसको बैन कर दिया गया। MLM पिरामिड स्कीम क्या है? पिरामिड स्कीम जो 2 लेग वाली, जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर वाली बाइनरी होती है, जिसमें ऊपर से 1 से शुरू होगा, 1 से 2, 2 से 4, यानी वो पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बनता जाएगा। अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है तो पैसा नहीं आएगा और पैकेज के साथ ही ज्वाइनिंग होगी। इस तरह का सारा काम बैन है। तो एक कंपनी क्वांजियन करके थी वहाँ पे, जो TCM बेस्ड प्रोडक्ट्स पे ही MLM करती थी। उसका MLM स्ट्रक्चर ये था। उसके खिलाफ कंप्लेंट्स हुए। उसके खिलाफ जब कंप्लेंट्स हुए तो उन लोगों को लगा, क्योंकि ये टीएंस की राइवल कंपनी थी, भले वो जैसे यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोकल है, केवल इंडिया में ही बिजनेस करती हैं, वैसे ही वो थी, लेकिन वो चाइना में टीएंस को अपना राइवल मानती थी। तो उनको क्या डाउट हुआ कि टीएंस ने हमारे खिलाफ ये केस करवाया है, हमारे खिलाफ ये जांच बिठाई है। तो उन्होंने भी टीएंस के ऊपर काउंटर में एलिगेशंस करवाए, बहुत सारे एलिगेशंस करवाए कि ये लोगों को, अब उसमें से एलिगेशंस क्या क्या आप सुनिए। उनमें से एलिगेशन ये है कि ये लोग मीटिंग के नाम पे लोगों को अपने ऑफिस में किसी अनजान जगह पे बुलाते हैं, जबकि हम जहाँ पे भी मीटिंग करते हैं अनजान नहीं होता, हम तो फेसबुक पे डाल देते हैं एड्रेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। कभी भी सुना है MLM डायरेक्ट सेलिंग का मीटिंग जो होता है वो अनजान जगह पे होता है? आपको हंसी आएगी सुन के। अनजान जगह पे बुलाते हैं, धोखे से बुलाते हैं, और वहाँ पे जो ज्वाइन करने को तैयार नहीं होता उसको स्लॉटर कर देते हैं, गला काट देते हैं उसको किडनैप कर लेते हैं, उसके ऊपर गर्म पानी, खौलता हुआ पानी डाल देते हैं। आपको लगता है कि ऐसे तो ये क्वांजियन वाला, हाँ, एक बार अब जो इलीगल डिटेंशन का जो एक चार्ज है वो सही है, क्योंकि एक बार क्वांजियन के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा वो है टीएंस हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क, वहाँ पे एक बड़ी OPP हो रही थी। उसमें क्वांजियन के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स गेस्ट के तौर पे घुस आए और उन्होंने बीच में कुछ नेगेटिव सवाल पूछ करके हंगामा मचाना शुरू किया। तो उनको एक रूम में बंद कर दिया गया था और पुलिस बुलाई गई थी और उनको लगभग 8 घंटे तक बंद करके रखा गया था। तो इसका भी उन्होंने केस किया हुआ है, जिसको इलीगल डिटेंशन बोला है उन लोगों ने। तो ये सारे जांच पूरे हो चुके हैं और टीएंस को हर चीज़ में क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके अलावा 2011 तक चाइना में दूसरी पार्टी की सरकार थी, जिसके बहुत सारे नेताओं के साथ आपने जो क्या कहते हैं अपने कंपनी के टीएंस के वेबसाइट पे, टीएंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि उनकी फ़ोटोग्राफ्स है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये गवर्नमेंट आ गई, जब अभी प्रेसिडेंट जो मिस्टर शी जिनपिंग हैं, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जब गवर्नमेंट आ गई तो वो उसके अपोनेंट पार्टी के थे। तो बहुत सारे दूसरे बिजनेस हाउसेस ने, क्योंकि टीएंस के फाउंडर की और तियानजिन के सबसे अमीर आदमी है मिस्टर ली, और चाइना के टॉप 10 अमीरों में आते हैं, तो चाइना के बाकी लोगों ने इनको उनके खिलाफ भड़काना शुरू किया। लेकिन चाइना का जो सरकारी अखबार है, अगर आप उसके हवाले से पढ़ें तो उनको वर्ल्ड पीस और हार्मनी के एम्बेसडर के तौर पे 2018 तक उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है। जब ये सारा चीज़ें नहीं चली और जब इन्होंने देखा, जो उनको सपोर्ट करने वाले लीडर्स ने उन्हें 2011 तक सपोर्ट किया है, और किसी भी बिजनेसमैन की ये मजबूरी होती है कि उसको गवर्नमेंट के साथ मिलके रहना पड़ता है, ये आप भी जानते होंगे।
तो किसी भी बिजनेसमैन की ये मजबूरी होती है। तो जब उन लोगों ने देखा कि सी जिनपिंग का झुकाव मिस्टर ली की तरफ बढ़ रहा है और मिस्टर ली को वो तारीफ कर रहे हैं, जो सरकारी मीडिया है, चाइना का एक सरकारी अखबार भी है, आप गूगल करेंगे तो उस पर सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, वो भी मिस्टर ली की तारीफ कर रहा है, तो उन्होंने जो एक पुराना केस चल रहा था लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, ऑब्वियसली हजारों एकड़ लैंड एक्वायर किया है तियानजिन में वहाँ पे, और वो प्रीमियम लैंड जो तियानजिन के हिस्से में आ गया और किसी को नहीं मिला बिजनेस हाउसेस को, वो लैंड एक्विजिशन के चक्कर में हो सकता है थोड़ा बहुत जो हम लोग जब किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू लैंड खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी उसको वो देते हैं, जो बीच का कट मनी होता है क्या बोलते हैं उसको, कमीशन देते हैं। उस अमाउंट को ब्राइब के तौर पे दिखाया गया है, लेकिन जब उस पर्सन जिसने ये एलिगेशन लगाया कि मिस्टर ली से भी की कंपनी से भी हमें मिस्टर तियानजिन तियानसी से भी मिला था, तो उससे भी हमें ब्राइब मिला है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई, उन लोगों ने एक वेबसाइट बनाई जो तियानजिन टियंस करके, तियानजिन टियंस बायोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड, और उसके वेबसाइट पे बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस डाली जिससे ये पता चलता था कि इसका एमएलएम स्ट्रक्चर है। लेकिन जो हमारी कंपनी है उसका नाम तियानजिन टियंस बायोलॉजिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। हमारा जो कंपनी है उसका नाम है तियानजिन तियानसी बायोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड या टियंस ग्रुप। टियंस ग्रुप एक अलग टर्म है और जो कंपनी का रजिस्टर्ड नेम है वो तियानजिन तियानसी है। उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने जो वेबसाइट बनाई उस पर कंपनी का नाम लिख दिया तियानजिन टियंस। बाद में कंपनी ने एक अंडरटेकिंग दी कि तियानजिन टियंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा वेबसाइट नहीं है, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, चाइना के सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। सारे मामलात से क्लीन चिट मिल चुका है टियंस को। और जो टैंग पैलेस का टूटने का जो वो है, मैं बताता हूँ, जो टैंग पैलेस जिसको हम लोग टैंग पैलेस के नाम से जानते हैं, दैट इज एक्चुअली उसका पूरा नाम है हुआन टैंग पैलेस। हुआन टैंग टीसीएम के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जैसे हमारे यहाँ जो सुश्रुत और चरक को वैद्य माना जाता है आयुर्वेद में बहुत बड़ा, हुआन टैंग को वो जगह हासिल है टीसीएम के फील्ड में, वो बहुत बड़े ज्ञाता थे। सिंस हमारी कंपनी टीसीएम के बेस पे काम करती है, टीसीएम को प्रमोट कर रही है, तो उन्होंने जो पैलेस बनाया वो हुआन टैंग के नाम से बनाया। दुनिया में किसी भी राजा महाराजा का भी पैलेस इतना वैभवशाली नहीं होगा जितना वो पैलेस था। वो जब मिस्टर ली वहाँ पे रहते थे तो उसी में रहते थे, उसके आगे बहुत बड़े क्षेत्र में एक पानी का वो बनाया गया था, उसमें बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के स्वान रखे गए थे, हंसों को रखा गया था। वो उनका शौक था और उनको पूरी सुख सुविधा के साथ रखा जाता था, और बहुत ही दुर्लभ किस्म के लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था उस पैलेस को बनाने में। जब ये फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप लगे और जो तियानजिन शहर है, तियानजिन का सेशंस कोर्ट की जब एक टीम आई थी वहाँ पे जांच करने के लिए, उन्होंने जो टैंक, क्योंकि ये क्या था कि बहुत इलीगल मनी कमाया है मिस्टर ली ने और उसको इस महल में इन्वेस्ट कर दिया है, करोड़ों युआन लगा करके ये महल बनाया है। तो उस महल को उन्होंने चेक किया, उसका पूरा खर्चे का ब्यौरा कि कितना खर्चा लगा, कहाँ से कौन सी लकड़ी आई, कहाँ से ये दुर्लभ किस्म के स्वान आए, सारा कुछ ब्यौरा मौजूद था। तो फाइनेंशियल चार्जेस तो प्रूव नहीं हुए, लेकिन जो तियानजिन का कोर्ट था उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने एक सिर्फ रिमार्क किया कि जो हुआन टांग थे वो एक मॉन्क थे, साधु थे, सन्यासी, जैसे हमारे यहाँ सन्यासी होते हैं वैसे वो एक मॉन्क थे हुआन टांग, और उनके नाम पे इतना बड़ा वैभवशाली महल बनाया गया है। और ये बात को मिस्टर ली ने भी रियलाइज़ किया कि वो एक बूढ़ा संत था, बूढ़ा संत जो दुनिया के वैभव से दूर रहता था, वो एक कुटिया में रहता था, ज़मीन पे सोता था, उसके नाम पे एक वैभवशाली महल बनाना सही में अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि इस महल को डिमोलिश किया जाए, और जो उनका विचार था, जो उनका ओपिनियन था, जो उनका मार्गदर्शन था हुआन टांग का, उसके हिसाब से वहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं है, कोई जगह नहीं है, जो संत टाइप और बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ओल्ड एज होम बनाने का फैसला लिया गया, जिसके लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। 2019 के मार्च अप्रैल में उस टैंक पैलेस को डेमोलिश किया गया था, और उम्मीद है कि अगले साल तक ये ओल्ड एज होम जो उससे भी बड़ा होगा और बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ होगा, वो वहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो टैंक पैलेस के टूटने की ये कहानी है, क्योंकि हुआन टांग के नाम पे था, वो एक संत थे और उस संत के नाम पे एक वैभवशाली महल बनाया गया था,
तो जिसका एक्चुअल में उनके नाम को सही साबित करने के लिए कि जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था उस टाइप का कोई कंस्ट्रक्शन, उस टाइप की कोई चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, इसलिए करोड़ों सैकड़ों करोड़ युआन लगा करके खर्चा किया, महल तोड़ने की हिम्मत दिखाई मिस्टर ली ने, इतना बड़ा दिल है उनका। और इस चीज़ को नेगेटिवली एडवर्टाइज किया जा रहा है कि टिएंस का हुआन टैंग पैलेस तोड़ दिया गया। तो भाई हुआन टैंग पैलेस ही क्यों तोड़ दिया गया? ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर भी अरबों रुपए में बना हुआ है, वो क्यों नहीं तोड़ा गया? हमारा R&D सेंटर अरबों रुपए, वहाँ पे 7 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं, हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे, खरबों रुपए की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वो क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि कोर्ट के आदेश से कुछ भी नहीं तोड़ा गया है। कोर्ट ने सारे मामलों में क्लीन चिट दे दी है। अभी साथ में एक और मैसेज वो करते हैं कि मिस्टर ली गायब है, उनको विदेश जाने की परमिशन नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 दिसंबर में भी साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के दौरे पे मिस्टर ली गए हैं। उसके न्यूज़ और फोटोज़ अवेलेबल है वेबसाइट पे और चाइना की मीडिया में भी। इसके अलावा कोरोना के पैंडमिक पे भी जब उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया है, वो ऐसा नहीं है कि वॉइस रिलीज़ किया है या कोई मैसेज आया है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया है। वीडियो में आप उनको देख सकते हैं। अगर कोई बंदा गायब होगा और कानून से छुप के होगा तो वो वीडियो रिलीज़ नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें दिखा करके आपको भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो आप छटपटाहट समझ सकते हैं कि जो बंदा आपके पास ये वीडियो भेज रहा है, वायरल कर रहा है, आप उस इंसान की छटपटाहट को समझ सकते हैं। उसके पास और कोई रिसोर्स नहीं बचा है। अगर मान लीजिए मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, मेरे हाथ में ये पेन है, मैं ये पेन बेच रहा हूँ, अगर इस पेन में अच्छी खूबियाँ हैं तो मैं इसको बेचने के लिए बोलूँगा कि ये अच्छा लिखता है, ये बहुत लंबा चलता है, इसकी स्याही जल्दी ख़त्म नहीं होती, इसकी स्याही आपके शर्ट में नहीं लगेगी, और ये सस्ता है, ये टिकाऊ है, सुंदर है, ये सब बेच करके इस पेन को बेचूंगा बोल के। लेकिन अगर इस पेन में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है तो मैं इसको बेचने के लिए क्या बोलूँगा? अरे आपके जेब में जो पेन है ना वो कभी भी लीक हो सकता है, आपके जेब में जो पेन है ना वो कभी भी चलना रुक सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है, आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, आप कहीं पर सिग्नेचर करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, आपका सिग्नेचर मैच नहीं होगा, वो पेन अटक जाएगा, रीराइटिंग हो जाएगी। इसलिए आप ये पेन खरीद लो। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि जिसके पास अपने आप को बेचने के लिए, अपने आप को मार्केट करने के लिए कोई क्वालिटी नहीं होती, वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जिसकी औकात नहीं होती अपनी लाइन को बड़ा करने की, वो दूसरों की लाइन को मिटा के छोटा करने की कोशिश करता है, और यही कोशिश की जा रही है। और लेकिन मुझे पता है कि आप लोग सारे ही मैच्योर हैं और आप इन सब चक्रों में नहीं फंसेंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ हमेशा रहा है, मैं सभी कंपनीज़ के बारे में आपको सच्चाई इन्फॉर्म करता रहा हूं, और बहुत सारे ग्रुप्स में जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन लोगों को अभी एक वेस्टीज़ का वीडियो भी मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला वो बाद में मेरे से मांग सकते हैं। जो मैं वेस्टीज़ का पार्ट 1 सच, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है कि जो मैं क्लेम्स करता था उसका सबूत भी अब वेस्टीज़ के डायरेक्टर के मुँह से सुन सकते हैं आप उस वीडियो में। खैर, अब हम ये जनरल बातें बहुत हो गई, अब हम विषय पे आते हैं। हमारा विषय ये था कि हम ज़्यादा लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं, ज़्यादा लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें। तो मैं आप लोगों से ये बताने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपको कहीं जाना होता है, आपकी मंजिल आपको पता होती है, तो जब आप चल रहे होते हैं मंजिल पे जाने के लिए, तो आपकी निगाहें किधर होती है? आगे की तरफ, जिधर आप बढ़ना है उधर आगे की तरफ होती है, या अगल बगल दूसरे रास्ते पे, या जो पीछे जो रास्ता चल के आ गए हैं, या जो पीछे लोग चलते हुए आ रहे हैं उनको देखते हैं आप? डेफिनेटली सुमन जी, आई आंसर टू योर क्वेरीज का आंसर मैं लास्ट में दूंगा। तो डेफिनेटली हम आगे की तरफ देखते हैं। तो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि ये लीडर वहाँ चला गया, ये लीडर उस कंपनी में चला गया, ये लीडर, आपको आगे बढ़ना है तो आपको सिर्फ उन पे नज़र रखनी है जो आगे बढ़ने वाले, जो पैसा कमाने वाले, जो सीनियर लीडर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। आपको नज़र रखनी है कि मिस्टर मनोज जावा जो इंडिया के पहले डायरेक्टर हैं वो कहाँ जा रहे हैं। आपको नज़र रखनी है मिस्टर AK पांडे सर जो सबसे ज़्यादा कमाने वालों में हैं वो कहाँ जा रहे हैं। आपको नज़र रखनी है कि मिस्टर विकास गोयल सर जो इंडिया के पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। आपको नज़र रखनी है जो मिस्टर पॉल बसनेट सर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर हैं वो कहाँ जा रहे हैं।
आपको नज़र रखनी है मिस्टर शेख अबू जैद पे कि जो सबसे ज़्यादा अवार्डेड लीडर हैं टीएनसी इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, वो कहाँ जा रहे हैं। अगर आप नज़र रखेंगे ऐसे लोगों पे जो जिनकी खुद ही की गाड़ी डगमगा रही है तो आपका भी रास्ता डगमगाएगा। तो अपना नज़र वैसे लोगों पे रखिए जो आपके आगे जा रहे हैं और मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो आप भी मंजिल की तरफ जाएंगे। आपका रास्ता आगे है, आपका रास्ता मंजिल की तरफ है, आपका रास्ता एचडी की तरफ है। तो उन लोगों पे नज़र रखिए जो एचडी बनने की तरफ जा रहे हैं। ये पहली सीख है मेरी। दूसरा भी मैं सवाल पूछूंगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर पाते, बहुत बड़ी टीम नहीं बना पाते। हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं। पैसिव इनकम, बड़ी इनकम तब आएगी जब हमको बहुत बड़ी एक्टिव टीम होगी। आप अपनी टीम में कैसे लोगों को चाहते हैं? सुंदर, खूबसूरत, फर्स्ट क्लास, हैंडसम, सेक्सी ऐसे दिखने वाले लोगों को नहीं। आपको चाहिए ऐसे लोग जो एक्टिव होकर के काम करें, इस टीसीएम की पद्धति को, इस टीएन्स के मैसेज को, इस टीएन्स के हेल्थ कॉन्सेप्ट को, इस टीएन्स के वेल्थ कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपको टीम में ऐसे लोग चाहिए। ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे? मार्केट में मिलेंगे, दुनिया में मिलेंगे। हर कोई ऐसा बंदा हो सकता है, लेकिन सही बंदा कैसे मिलेगा? आप में से सब में जितने लोग अभी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं या जितने लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों में से सभी लोगों ने कभी ना कभी शॉपिंग की होगी। हो सकता है सभी ने कार नहीं खरीदी हो सकता है सभी ने घर नहीं खरीदा हो सकता है सभी ने बाइक नहीं खरीदी हो सकता है सभी ने घर का राशन नहीं खरीदा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फैमिली में या तो हस्बैंड ही राशन लेके आता है, या केवल वाइफ लेके आती है, या कोई और लेके आ जाता है, या ऑनलाइन मंगा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आई एम श्योर जो सब ने शॉपिंग की होगी वो होगा अपने लिए कपड़े। अगर बहुत छोटे बच्चे तो इस लाइव वीडियो पे होंगे नहीं, क्योंकि कम से कम 18 साल से ऊपर के लोग टीएन्स में ज्वाइन करते हैं। तो जो भी 18 साल से ऊपर के, वो ज़िंदगी में कभी न कभी एक बार उन्होंने अपने लिए कपड़ों की शॉपिंग जरूर की होगी। तो जब आप अपने लिए कोई ड्रेस या कोई क्लोथ्स लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? दुकानदार ने जो पहला निकाल के रखा वो खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते हैं। चाहे वो पसंद भी आए तो भी आप 2-4 ऑप्शन देखते हैं। आप एक देखते हैं, पसंद आता है, फिर दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, नहीं पसंद आता, चौथा देखते हैं, पांचवा देखते हैं। आप देखते रहते हैं जब तक आपको आपके मनपसंद के हिसाब से कोई ना मिल जाए। आप देखते रहते हैं, ठीक है। उसमें से कई रीजन हो सकते हैं। किसी का आपको कलर पसंद नहीं आ रहा, किसी का डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, किसी का टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा, किसी का फैब्रिक पसंद नहीं आ रहा, और किसी का प्राइस पसंद नहीं आ रहा। इन सब रीजन से आप उसको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करते 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 फाइनली आपको एक कपड़ा पसंद आता है, वो आप खरीद लेते हैं। क्या अगर आपको 2-4 कपड़े पसंद नहीं आते तो आप थक हार के घूम फिर के वापस घर आ जाते हैं? अगर एक दुकान में पसंद नहीं आता, आप दूसरी दुकान में जाते हैं, तीसरी दुकान में जाते हैं। जूतों के साथ भी ऐसा होता है, कभी आपको अपने बजट में नहीं मिलता, कभी अपने पसंद का नहीं मिलता, कभी अपने साइज़ का नहीं मिलता। तो जो भी हमें, जब तक हमें अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिलती, हम आगे बढ़ते रहते हैं। या तो एक ही दुकान में कपड़े देखने में आगे बढ़ते रहते हैं, अगर उनके पास का स्टॉक खत्म हो जाता है दूसरी दुकान में जाते हैं, तीसरी दुकान में जाते हैं, चौथी दुकान में जाते हैं या नहीं जाते। मुझे याद है, मैं आपको 2010 की बात बताऊंगा। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर, और अमृतसर में थी। उनकी इंगेजमेंट होने वाली थी। दैट टाइम आई वाज यूज्ड टू बी इन अमृतसर। उनकी इंगेजमेंट होने वाली थी और उनको इमरजेंसी में खबर मिली थी और उनको इंगेजमेंट के लिए लहंगा खरीदना था। तो अमृतसर तो इस तरह की शॉपिंग और कपड़ों के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। उनको लहंगा तो आसानी से मिल गया। वो मेरे साथ ही गई थी गाड़ी में, उनको गाड़ी ड्राइव करने नहीं आती थी ठीक से। उनको लहंगा तो आसानी से मिल गया, लेकिन उस लहंगे से मैचिंग सैंडल ढूंढने के लिए हम लोगों ने पूरा अमृतसर छान मारा, नहीं मिला। फाइनली जालंधर जाके मिला। तो जब तक हम लोगों को अपना पसंद की चीज़ नहीं मिल जाती, हम आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आपने देखा होगा कि डांस इंडिया डांस और बहुत सारे ऐसे सारेगामापा या इस तरह के बहुत सारे रियलिटी शो होते हैं। उसमें भी क्या होता है, वो कंटेस्टेंट आप जब देखेंगे, उसका जो ऑडिशन चलता रहता है, तो ऑडिशन में हजारों लोगों की भीड़ होती है। रात में 2-2 बजे तक ऑडिशन चलता है, 2-2 3-3 दिन तक। वो क्या करते हैं, कंटेस्टेंट आता है, नेक्स्ट कंटेस्टेंट आता है, नेक्स्ट उनको एक शहर से अगर 10 कंटेस्टेंट सेलेक्ट करने हैं तो वो तब तक नेक्स्ट 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 करते हैं। और रात में चाहे 1 बजे 2 बजे 3 बजे वो तब तक नेक्स्ट 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 करते हैं जब तक उनको अपनी पसंद का कंटेस्टेंट मिल नहीं जाता, जब तक उनको आपकी पसंद। तो आपको भी यही करना है। किसी को नहीं पता कि कौन सा हीरा है, कौन सा हीरो है और कौन सा जीरो है, किसी को नहीं पता। आपको एचडी बनना है और आपको 4 हीरे 4 डायमंड चाहिए। 4 डायमंड आपको एचडी बनाएंगे। तो ये 4 एक्टिव एक्शन मैन आपको जब तक नहीं मिल जाते अपनी टीम में, 4 लीडर, फ्रंट लीडर आपको एक्टिव एक्शन मैन नहीं मिल जाते,
4 डायमंड नहीं मिल जाते, तब तक आपका ये प्रोसेस नेक्स्ट 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 चलते रहना चाहिए। सो द प्लान चलते रहना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलते रहना चाहिए। जिस दिन आपको लगे कि हाँ मुझे 4 हीरे मिल गए जो मुझे एचडी बनाएंगे, तो फिर उनको 4 मिल जाए उसकी कोशिश में लग जाइए, उनको हेल्प कीजिए, उनको सिखाइए यही नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इट्स ऑल अबाउट नेक्स्ट। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि जो ये इंडिया है, ये इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो फील्ड है, सारी दुनिया, अभी आप देखेंगे कि दुनिया भर की तमाम कंपनियां यहाँ पे कम से कम तो अभी ऑपरेट करने वाली जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो एट प्रेजेंट ऑपरेट कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग फील्ड की इंटरनेशनल कंपनीज, कम से कम 20-25 इंटरनेशनल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं ऑलरेडी इंडिया में, जो कोई कुछ अच्छा कर रही है, कुछ अच्छा नहीं कर रही है, कुछ नई है, कुछ बहुत पुरानी है। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनी आने की कोशिश कर रही हैं। अब आने वाले 1-2 साल में हो सकता है देखेंगे कि कम से कम 10 नई इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में घुसेंगी, क्योंकि इंडिया को एक स्लीपिंग जाइंट बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। ये लॉकडाउन के बाद ये उम्मीद है कि ऑफिसेज जब खुलने शुरू होंगे तो जितने नए स्टार्टअप में नौकरियाँ गई थी, किसी बंदे ने बिजनेस शुरू किया, शुरू करते ही 4 महीने के लिए उसका बिजनेस बंद हो गया, वो नहीं कर पाएगा सर्वाइव बिजनेस में। तो जो ये लॉकडाउन के लिए जो माहौल बन रहा है, हो सकता है बहुत सारे स्टार्टअप बंद होंगे, बहुत सारी पुरानी कंपनियां बंद होंगी, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि हम तो लोगों से वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हैं, तो वो ऑफिस स्टाफ की छटनी करेंगे। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये परसेप्शन है, ये भविष्यवाणी है कि लगभग 2 करोड़ नौकरियां जा सकती है भारत में। तो यहाँ पे पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज़्यादा है और नौकरियाँ बहुत कम है, उसके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे गोल्डन प्लेस है ये। और इसीलिए सारी दुनिया की नज़रें इंडिया पे है, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी नेटवर्क कंपनियों की नज़रें भारत पे है। वहाँ पे आप एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिसका एक्सपेंशन का सबसे बड़ा, क्योंकि चाइना में जितना उनको एक्सपेंशन करना था, अच्छा करना था, बुरा करना था, नाम कमाना था, बदनाम होना था, जो भी करना था वो कर चुके हैं। उनको यूरोप में जो करना था, रसिया में जो करना था वो कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका में टीएन टॉप पे है तो वो कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका में टीएन टॉप पे है, वो कर चुके हैं। अब बच जाता है साउथ अमेरिका, कनाडा और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये जो 4 रीजन हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है टीएन्स के लिए ग्रोथ स्कोप का, और उसमें इंडिया सबसे बड़ा रीजन है। 2 रीजन से, क्योंकि एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सारी दुनिया की कंपनियां यहाँ पे आ रही है, छोटे छोटे देशों से, बड़े बड़े देशों से। कोई भी कंपनी एक्सपैंड करने के लिए इंडिया में आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में पैर जमा लिया तो राजा बन गए, यहाँ बहुत पैसा आने वाला है। तो इसी तरह से हम टीएन्स के साथ जुड़े हुए हैं और हमें मजबूती से जुड़े रहना है। अगला पीरियड गोल्डन पीरियड होने वाला है और हमारा पीरियड होने वाला है वो ये, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री है जो बहुत ही पावरफुल ढंग से काम कर रही है। इस लॉकडाउन में लोगों का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो खराब हुआ है, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब का बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबका काम खराब हुआ है। जो छोटे मोटे दुकानदार है तो बर्बाद हो गए, बड़े बिजनेस को भी नुकसान हुआ है, प्रोडक्शन बंद है, रेलवे बंद है, सब कुछ प्रभावित हुआ है। सरकारी नौकरी वालों को छोड़ करके सबकी सैलरी में कटौती हो रही है। सरकारी नौकरी वालों को भी इस कोरोना के लिए डोनेशन के तौर पे पैसा देना पड़ा, तो उनकी सैलरी भी कट हुई है। तो परफॉर्मेंस डाउन गया है, प्रोडक्टिविटी डाउन गई है। सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसने सस्टेन किया है, सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसने सस्टेन किया। सिंस अभी प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हो पा रहे, बिक नहीं पा रहे, तो सेल्स होल्ड पे हैं, लेकिन ऑर्डर्स पड़े हुए लोगों के पास। मेरे पास एट प्रेजेंट बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए जो मैं लोगों को भेज नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो है, जैसे ही ये मार्केट खुलेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बूम करेगी, क्योंकि लोगों की नौकरियाँ जाएंगी, नौकरियाँ नहीं होंगी नहीं, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ भागेंगे। तो यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, होल्ड योर ग्राउंड, बने रहिए और लोगों पे नज़र रखिए। लोगों के साथ अभी कोई ज्वाइन नहीं करता, उसके साथ रिश्ता खराब, को उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो करेगा। अभी कोई ऑर्डर नहीं डाल रहा, वो डालेगा, सब कुछ होगा। ये गोल्डन पीरियड आने वाला है, तो आप होल्ड करके रखिए। अभी उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक बोला था कि मैं बात करूंगा, कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए बात करने जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं मार्केट में। नेगेटिव लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बहाने बनाते हैं, और जो जब आप टीएन्स के साथ जुड़े हुए हैं तो जो सबसे पहली नेगेटिविटी आती है वो आती है आपके सामने कि ये तो चाइना की कंपनी है, चाइना हमारा दुश्मन देश है। ऐसे इंसानों के साथ लड़ाई बहस करने से पहले उनको बोलिए कि क्या आपको वाकई में लगता है आपको चाइना से इतनी नफरत क्यों है?
उसका सवाल पूछिए, उनको बोलिए कि आप 10 मिनट मेरे साथ बिताइए, मैं आपको 10 मिनट के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप चाइना से और स्पेशली टीएन से प्यार करेंगे। बस 10 मिनट शांति से आप मेरी बात सुन लीजिए। आप उसको गूगल पे जो मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगा गूगल पे वेरीफाई कर सकते हैं। उनको बिठाइए और बोलिए कि आप ये वेरीफाई कीजिए कि चाइना की वजह से भारत में कितने लोग मरे हैं अभी तक। उनको गूगल पे वेरीफाई करने, चाइना इंडिया का एक ही वॉर हुआ था, उसी में जो मरे थे। उसके बाद से चाइना इंडिया बॉर्डर पे आज तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी डोकलाम वगैरह में छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो केवल धक्का मुक्की तक ही सीमित होती है। कभी कोई गोलीबारी भी नहीं हुई है चाइना इंडिया बॉर्डर पे। जो 62 का लड़ाई हुआ था उसके बाद से चाइना इंडिया बॉर्डर पे कभी गोलीबारी भी नहीं हुई थी। उसमें भी चाइना ने अपनी जीत के बावजूद अपनी गलती मानी थी और इंडियन सोल्जर्स को सम्मान दिया था। आज भी चाइना में एक स्मारक बना हुआ है जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स की मूर्तियाँ बनी गई हुई हैं और हर साल वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। इतना सम्मान दिया था उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को। खैर, लड़ाई होती है तो लड़ाई में दोनों तरफ के सैनिक मरते हैं। उस लड़ाई में अनफॉर्चुनेटली भारत के ज़्यादा सिपाही शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं मरा। अब वो नंबर देखिए। अब उनको बताइए कि गूगल कीजिए कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में चाइना के कितने लाइफ सेविंग इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं और कितने सालों से हो रहे हैं। तो उनको पता चलेगा कि 30 सालों से लगभग 70% जो इक्विपमेंट हमारे हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं, जांच के इक्विपमेंट हों या इलाज के इक्विपमेंट हों, जैसे वेंटिलेटर्स हैं या आईसीयू के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं या ऑक्सीजन देने वाले हैं, नेबुलाइजर्स हैं, ये सारी चीज़ें, या कीमोथेरेपी के इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं। जब वो उस चीज़ को गूगल करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में 70% इक्विपमेंट चाइना के इस्तेमाल हो रहे हैं। तब उनको पूछे कि आपको क्या लगता है कि इन इक्विपमेंट्स की वजह से कितने भारतीयों की जान बची होगी। 30 सालों में इन इक्विपमेंट की वजह से कितने भारतीयों की जान बची होगी। मरने वालों की संख्या कुछ हजार है, जान जिनकी बची उन इक्विपमेंट की वजह से पिछले 30 सालों में उनकी संख्या करोड़ों में है। अब चाइना की वजह से जान के मामले में भारत का नुकसान है कि फ़ायदा है, ये डिसीजन उनको करने दीजिए। उसके बाद उनको गूगल करने के लिए बोलिए कि चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का कितना % भारत आता है। देखिए, चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का भारत कितने % आता है उनको बोलिए गूगल करने के लिए। आप मत बताइए, गूगल करेंगे उनको पता चलेगा 3% से भी कम, 2.89%। 2019 में ये डेटा 2.8 चाइना के टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट का 2.89% इंडिया आया। उसके बाद उनको बोलिए कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का कितना % चाइना जाता है, गूगल कीजिए। जब वो ये गूगल करेंगे तो उनको पता चलेगा कि 11.37% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का चाइना चला जाता है। यानी लगभग 7 से 8% का लॉस होगा अगर इंडिया चाइना ने एक दूसरे के साथ व्यापार बंद कर दिया। यानी हमने चाइना से इंपोर्ट बंद कर दिया और चाइना ने अगर हमसे इंपोर्ट बंद कर दिया तो चाइना का नुकसान है 3%, हमारा नुकसान है 11%। फिर उनके बाद उनसे सवाल पूछे कि अब आपको क्या लगता है, चाइना की वजह से हमें नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की जितनी चीज़ें हैं, रेलवे चल रही है, रेलवे में जो टेक्नोलॉजी है वो 70% चाइनीज़ है। हमारे यहाँ इंटरनेट जो चल रहा है वो 95% चाइना, इंटरनेट, टेलीफोन, कंप्यूटर जो चल रहे हैं वो 95% चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ये केबल, ट्रांसमीटर, ये सारा रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम, पूरा रेलवे के कोचेज, उनके रॉ मटेरियल, सारा कुछ चाइना से आता है। बोले कि क्या अगर हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर ग्रिड बनते हैं, उनके इंसुलेटर्स बनते हैं, उनके हेवी 11,000 वाट वाले या 33,000 वाट वाले जो केबल्स आते हैं, उनका रॉ मटेरियल आता है, वो सारा चाइना से इंपॉर्टेंट होता है। बोलिए कि चलिए रेलवे तो अंग्रेजों ने बनाया था, चाइना से मंगा के या जहाँ से भी मंगा के, उसको छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट तो लास्ट के 20 सालों में ही हुआ है भारत में, लास्ट के 20 साल और मेजरली लास्ट के 10 सालों में। और ये सारा कुछ तब हुआ है जब चाइना की टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की है, चाइना के प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट किए हैं, चाइना का सामान हमने इंपोर्ट किया। और आज भी हमारी ये दोनों ही चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, चाइना के दम पे चल रही है। अगर इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी और चाइना को हटा दिया जाए, अगर मान लीजिए वो 70% चाइना पे डिपेंडेंट है, हम बाकी 20% कहीं और से मंगा भी लेंगे, तो क्या होगा कि हमारे यहाँ और कुछ नहीं, कम से कम आधा नुकसान तो होगा इलेक्ट्रिसिटी का और इंटरनेट का। अगर इंडिया से आधा इलेक्ट्रिसिटी और आधा इंटरनेट ख़त्म कर दिया जाए तो इंडिया के डेवलपमेंट का क्या कंडीशन होगा।
तो हम आज जो ग्लोबल गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम वर्ल्ड पावर इकोनॉमी में 5वें 6ठे नंबर या $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी है, सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, सफिशिएंट इंटरनेट है, और वो सब कुछ चाइना की बदौलत है। तो अगर हम चाइना के साथ रिश्ते खराब करें तो हमारा नुकसान है या फ़ायदा है? उसके बाद उनको बोलिए कि हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि हम चाइना से ना लेकर के कहीं और से ले लेंगे, तो उनको बोलिए कि ये चीज़ गूगल करके देखिए कि वो चीज़ें कहीं और से मिल सकती है या नहीं। हमारी आर्म फोर्सेस ने एक बार ये करने की कोशिश की थी कि बहुत सारी चीज़ें जो हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो बाद में पता चला कि इस पर जब आर्म फोर्सेस ने कुछ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, कुछ और चीज़ें, इक्विपमेंट में, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। इसका रिपोर्ट है ऑलरेडी, CAG की रिपोर्ट में ये मेंशन है। चाइना से ख़रीद लिया था तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इसका अपोज किया कि चाइना हमारा दुश्मन है स्ट्रैटेजिकली और हम उसी से अपने सेना के लिए सामान खरीद रहे हैं। तो बाद में वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, चाइना को वो सामान वापस भेज दिया गया। वापस भेजने के बाद वो ऑर्डर दूसरी कंट्रीज़ को डाला गया। वो बाद में वो घूम करके फ्रांस से और जर्मनी से वही चाइना का सामान फ्रांस और जर्मनी से घूम के आया और महंगे रेट पे आया, क्योंकि कोई और बनाता ही नहीं है। आपके गली में बनिए की 2 दुकानें हैं और एक के दुकान पे आप गए चावल लेने के लिए, उसने चावल आपको दिया, लेकिन बाद में आपका उससे झगड़ा हो गया, आपने उसका चावल वापस कर दिया। दूसरे के पास गए, दूसरे के पास वो चावल नहीं है, वो क्या करेगा, वो पहले वाले दुकानदार से चावल का बोरा ला करके आपको दे देगा। आप तो समझेंगे हम दूसरी कंट्री से लेके आए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, बोरा बदल देगा, चावल तो वही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रोडक्शन ही नहीं है दूसरी कंट्रीज़ में। हम सारे लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कुछ लोग बोले हम तो सैमसंग का यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग बोले हम एप्पल का यूज़ कर रहे हैं, मोटरोला का यूज़ कर रहे हैं, या हमारा MI का है, तो क्या बनता तो इंडिया में। मोबाइल का प्रोसेसर, मोबाइल का स्क्रीन, टेलीविज़न का जो LCD पैनल होता है, रेफ्रिजरेटर और AC का जो कंप्रेसर होता है, ये सारी चीज़ें दुनिया में कहीं और बनती ही नहीं है भाई। इनका प्रोडक्शन 95% पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन वहाँ का है, चाइना का। उसके बाद जब हमारा नागपुर में जब मेट्रो रेल बनने लगा था और भी जगह, लखनऊ में मेट्रो रेल बना, तो मेट्रो रेल के कोचेज चाइना से खरीदे गए। वहाँ पे भी कुछ देशभक्त बुद्धिजीवियों ने आवाज़ उठाई कि हम खुद क्यों नहीं बना सकते, ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते। तो भारत सरकार ने कॉस्ट एस्टिमेशन किया तो पता चला कि 3 कोच मंगाने का जो चाइना से खर्चा है, उतने में हम इंडिया में 1 कोच बना सकते हैं। कहीं से अगर इंपोर्ट भी करेंगे तो वही हाल होगा, जितने में 1 कोच इंडिया आएगा उतने में चाइना से 3 कोचेज आ रहे हैं और सेम और बेटर क्वालिटी के आ रहे हैं। तो कोई देश तो पागल ही होगा ना। कोई भी दुकान पे जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो मेड इन कहाँ का है देख के नहीं खरीदते हैं। आपका एक पर्पस होता है कि आपको ये सामान चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, इस बजट में चाहिए। जो सामान आपको फिट बैठता है वो चाहे किसी भी कंट्री का बना उठा के लेके आते हैं। अब अगर चाइना सबसे रीजनेबल प्राइस पे सबसे बेस्ट क्वालिटी पूरी दुनिया को दे रहा है तो इसमें दुश्मनी रखने की क्या जरूरत है। आप अपने इस ईगो के चक्कर में अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। अपने आप कौन, इस देश के लोगों को। अगर इस देश के लोगों को नुकसान हो रहा है तो अल्टीमेटली वो नुकसान किसका है, देश का नुकसान है। अब हम आते हैं TNS की बात पे। TNS का बिजनेस 190 देशों में ऑफिशियली ब्रांचेज है, 206 देशों में प्रोडक्ट सेल है, और 110 देशों में ब्रांचेज है, 190 देशों में इसका प्रोडक्ट ऑफिशियली सप्लाई है और 206 देशों में प्रोडक्ट सेल है। अब इतने सारों में जो प्रोडक्ट देशों में जो जाता है वो सारा का सारा प्रोडक्ट सभी कंट्री में बनता नहीं है। प्रोडक्ट बनता 16 देशों में है, जिसमें से इंडिया भी एक है। 16 देशों में प्रोडक्ट बन करके 206 देशों में जाता है। 30-35 देशों में इंडिया के भी बने हुए प्रोडक्ट जाते हैं। कुछ एक प्रोडक्ट, 1-2 प्रोडक्ट जैसे जिम्निमा है, वो पूरी दुनिया में इंडिया से ही बन के जाता है। जितना फायदा इंडिया को, बोले कि इंडिया में आप लोग बिजनेस कर रहे हो, TNS कंपनी का बिजनेस कर रहे हो, उसकी वजह से चाइना को फायदा हो रहा है, ठीक है। हम जितना टर्नओवर करके देते हैं पूरी इंडिया में TNS का, उसका कुछ हिस्सा चाइना जाता होगा, क्योंकि लगभग 60% तो प्रोडक्ट का प्राइस यहीं पे, प्रोडक्ट यहीं पे बना, यहीं पे सैलरी मिली, ऑफिसेस का किराया मिला, यहीं पे R&D हो रही है, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी यहीं जा रहा है। उसके बाद यहाँ के लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे प्लान में 50% के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है टर्नओवर का, तो 50% यहीं के लोगों को कमीशन मिल रहा है, तो 2-4-5% चाइना चला जाता है। चलो मान लो 5% चाइना चला गया, जितना हमारा टर्नओवर है उसका 5%। लेकिन इंडिया में जो प्रोडक्ट बनते हैं उन बनने पे और जो बिकते हैं प्रोडक्ट्स पे 18% GST है।
जो डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास जो उस पर 18%, यानी 100% टर्नओवर में चाइना को तो 5% जा रहा है, भारत सरकार को कितना मिल रहा है? 18%। उसके अलावा जो प्रोडक्ट यहाँ इंपोर्ट होते हैं दूसरी कंट्री से बने हुए, जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में रिटेल करते हैं या यूज़ करते हैं, उस पर भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन करके 35 उसमें क्लस्टर देश बोलते हैं उसको, कि एक कंट्री से बने हुए प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, उस मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए का क्लस्टर कंट्री बोलते हैं उसको। तो 35 जो क्लस्टर कंट्रीज़ है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग की, वो क्लस्टर कंट्रीज़ में जाते हैं। इसके अलावा जिम्निमा पूरी दुनिया में जाता है। तो ये इतना जो अरबों रुपए का प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर के सारे देशों को जाता है, वो सारा का सारा पैसा ऐसे तो नहीं जाता, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, उस पर जीएसटी भी मिलती है सरकार को, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी मिलती है। तो ये दोनों अमाउंट, यानी जो टीएंस कंपनी जो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, वो इंडिया के टर्नओवर को भी क्रॉस कर जाता है। कभी कभी इंडिया के टर्नओवर को क्रॉस कर जाता है वो टैक्स। टर्नओवर से ज़्यादा फायदा तो चाइना को नहीं हो रहा होगा, उससे ज़्यादा फायदा इंडिया के गवर्नमेंट को हो रहा है अगर टीएंस का ऑपरेशन बंद कर। ऑब्वियसली अगर हम लोग ये देशभक्ति दिखाने के चक्कर में टीएंस के लिए काम करना छोड़ देंगे, टीएंस कंपनी बंद हो जाएगी इंडिया में, तो चाइना को तो चलो 5-7 करोड़ का महीने का नुकसान होगा, इंडिया को कम से कम 70-80 करोड़ रुपए महीने का नुकसान होगा। तो टीएंस के साथ काम करना देशभक्ति है या देशभक्ति नहीं है, ये उन महानुभाव से पूछिए, उनको समझ में आएगा। लोगों को अगर आप ढंग से, एक्चुअली लोगों को, ये जो छोटी छोटी लोकल कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं रख पाने के कारण हमारे साथ compete नहीं कर पाती है, या चाइना के अदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ compete नहीं कर पाती है, जैसे यहाँ पे मोबाइल की भी कंपनियाँ आई थी, लाबा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, नहीं वो MI, वीवो, ओप्पो, ये सब के साथ जो मिड रेंज सेगमेंट के मोबाइल है उनके साथ वो compete नहीं कर पाई। एप्पल को परेशानी क्या हुई कि वो हुवाई के साथ या OnePlus के साथ compete नहीं कर पाई। वो अच्छी फ्लैगशिप रेंज में अगर जाएं तो वो अच्छी क्वालिटी दे रहे थे। मोटरोला पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, तब उसने लेनोवो के साथ मिल करके दोबारा से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, तब जाकर के अभी फिर से मोटरोला जागा है दुनिया में। नोकिया ने भी वही किया। तो फिनलैंड की कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट तक नहीं चला पाया नोकिया को, तो फिर चाइना से उसको हुवावे ने जिंदा किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चाइना के पास क्वालिटी है, आप नहीं डिनाई कर सकते। किसी के पास अगर कोई गुण है तो आप खाली नगारा पीट के हाय हम देशभक्त हैं नहीं डिनाई कर सकते उसको। ये चीज़ें आपको लॉजिकली समझानी पड़ेगी उस इंसान को जो आपको देशभक्त बन करके चाइना का विरोध करने के लिए बोलता है। उसको जितनी देर में मैंने आपको समझाया, आपको यही डेटा चाहिए, यही नॉलेज चाहिए, यही बिठा करके उसको समझाना है। कुछ लोग अंधभक्त होते हैं, उनको नहीं समझा पाएंगे, 90% लोग आपकी बात से सहमत होंगे। इसके अलावा भी कुछ पॉपुलर बहाने हैं लोगों के डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, कि जब आप लोगों से मिलेंगे सब कुछ बता देंगे तो लोग मोस्टली लोग बोलेंगे अच्छा मैं सोच करके बता दूंगा, कुछ दिनों का टाइम दे दो। बहुत सारे लोगों को ये सुनने को मिला होगा कि मैं सोच करके बता दूंगा, कुछ दिनों का टाइम दे दो। आप पूछे क्या सोचेंगे आप, प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हाँ यही सोचूंगा कि करना है कि नहीं करना है। तो बोले कि आप जब सोचना शुरू करोगे तो आपके पास सवाल होंगे कुछ, वो सवालों का जवाब आप किससे पूछोगे? आपको तो कोई जानकारी है नहीं, आप सवालों का जवाब किससे पूछोगे? आप अपने दोस्तों से पूछोगे, फैमिली मेम्बर से पूछोगे जिन्होंने कभी टीएंस किया ही नहीं है, तो उनके जवाब तो उनके पास भी नहीं मिलेंगे। तो जब आपको आपके सवालों के सही जवाब ही नहीं मिलेंगे तो आप सोच करके डिसीजन किस बेसिस पे लोगे? तो बेहतर है कि जो आपके दिमाग में सवाल है आप मुझसे पूछ लो, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो हमारा एक सेमिनार होता है जिसमें हमारे एक सीनियर लीडर आते हैं, वो आपके मन में जितने सवाल अभी होंगे या आने वाले टाइम में हो सकते हैं, उनके सारे सवालों के जवाब आपको उस ओपीपी में मिल जाएंगे। इनवाइट हिम टू द ओपीपी। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, ठीक है, फिर उनको पूछिए क्या आपके पास पैसा है? सिंपल सा सवाल पूछिए, क्या आपके पास पैसा है? अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने आया तो डेफिनेटली उसके पास पैसा भी नहीं होगा। फिर पूछिए क्या आपके पास 5 साल पहले टाइम था? टाइम आपके पास 5 साल पहले भी नहीं था, आप यही काम 5 साल पहले भी कर रहे थे, लेकिन 5 साल हो गए, इस काम ने आपको पैसा नहीं दिया, अमीर नहीं बनाया। टाइम आपके पास 5 साल पहले भी नहीं था, ठीक है चलिए छोड़िए। क्या 5 साल के बाद टाइम होगा, या ये 5 साल में ये जो काम आप कर रहे हैं ये आपको अमीर बना देगा? 5 साल के बाद टाइम होगा आपके पास ये करने के लिए?
उसके बाद बोलिए कि अब आपको जो डिसाइड करना है, जब आपके पास 5 साल पहले भी टाइम नहीं था और पैसा नहीं था, आज भी टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, 5 साल बाद भी आपके पास टाइम नहीं होगा और आप खुद कबूल कर रहे हैं कि ये काम आपको अमीर नहीं बना सकता, तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिसमें ना तो आपके पास पैसा है ना टाइम है। उसके बाद और क्या सवाल आते हैं आपके पास कि आप जैसा चल रहा है, लोग इसका जवाब देंगे जैसा चल रहा है चलता रहेगा, कम से कम हमारे पास फैमिली के लिए तो टाइम है, ये काम करेंगे, नौकरी भी कर रहे हैं, साथ में जो टाइम बचता है हम फैमिली को देते हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं है होगा। बोले ये आपके छोटा सा कांटा है, छोटा सा कांटा आपके पैर में लग जाता है ना, पैर में आप सबके कांटा चुभा होगा बचपन में खेलते कूदते, उस कांटे को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी सुई लेते हैं, उस सुई से उस कांटे को निकालते हैं। यानी एक तो दर्द है ऑलरेडी, उस दर्द को हम बढ़ाते हैं, तब जाकर के वो कांटा निकलता है और दर्द खत्म होता है। तो अभी आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है क्योंकि आप नौकरी करने में बिजी हुए हैं, हफ्ते में 1 दिन टाइम मिलता है। अभी भी ऑलरेडी आपके पास, आप खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं नौकरी में बिजी रहता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास फैमिली के लिए, घर के लिए टाइम कम बचता है, 1 ही दिन बचता है। तो ये जो आपका दर्द है, उस दर्द को वो 1 दिन भी ख़त्म करने का, जो दर्द बढ़ाने का काम है वही ख़त्म करेगा। जब आप उस 1 दिन को भी ख़त्म कर देंगे, जब उस कांटे को आप सुई से निकाल देंगे, यानी वो 1 दिन भी फैमिली को कुछ सालों तक नहीं देंगे, तब जो बाकी ज़िंदगी के आने वाले साल होंगे उसमें आप फैमिली को हफ्ते में 2-3 दिन भी दे पाएंगे। उसके बाद आपके पास एक बहुत ही उम्दा सवाल आता है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये सवाल मुझे लगता है सबको डराता है। तो आप उनसे सवाल पूछिए, सवाल के बदले में सवाल पूछिए कि आपके पास 2 बॉटल्स हैं, 2 बॉटल्स हैं आपके पास, एक बॉटल 100 रुपये की है, दूसरी बॉटल 50 रुपये की है। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की 2 बॉटल है आपके पास, सेम साइज़ की 2 बॉटल है, 2.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की 2 बॉटल है, एक 100 रुपये की है, एक 50 रुपये की है। तो महंगी कौन सी हुई? महंगी कौन सी हुई? 100 रुपये वाली महंगी हुई और 50 रुपये वाली सस्ती हुई। लेकिन वही बॉटल में एक बॉटल अगर रूह अफ़ज़ा की हो और दूसरी बॉटल पेप्सी की हो, तो महंगी कौन सी हुई? चलिए इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि आपके पास 2 गाड़ियां हैं, एक 10 लाख की है और एक 5 लाख की है। आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं और दुकानदार के पास 2 गाड़ियां हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए गए, एक गाड़ी की कीमत 10 लाख है, एक गाड़ी की कीमत 5 लाख है। दोनों गाड़ियां 2 साल पुरानी है। तो महंगी कौन सी हुई? जब आप केवल प्राइस सुनते हैं तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है आपको मिलेगा 10 लाख वाली, आप बोलेंगे 10 लाख वाली महंगी है। दोनों गाड़ियां 2 साल पुरानी है, एक का दाम 10 लाख रुपए है, एक का दाम 5 लाख रुपए। 10 लाख वाली महंगी है, लेकिन अगर वो 10 लाख वाली BMW है और 5 लाख वाली i10 है, फिर कौन सी महंगी है? कौन सी महंगी है? तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरह से समझाना है कि प्रोडक्ट की कीमत उसके प्राइस अमाउंट से नहीं, उसके वर्थ से होती है, उसके इस्तेमाल से होती है। ये एक पेन है, अगर आपको इसको कोई 20 रुपये, ये 5 रुपये का पेन है, ये अगर आपको कोई 20 रुपये में ख़रीदने के लिए बोले तो आपको महंगा लगेगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में कोई जा रहा हो, वो घर पे पेन छूट गया हो उसको, और वहाँ पे आसपास में स्कूल के, कॉलेज जहाँ पे उसका एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पे अगर कोई दुकान ना हो पेन की, वहाँ पे उसको ये 100 रुपये में भी सस्ता लगेगा, ये 100 रुपये में भी पेन सस्ता लगेगा उस टाइम। तो किसी भी प्रोडक्ट की कीमत उसके वर्थ के हिसाब से होती है, उसके प्राइस वैल्यू के हिसाब से नहीं। तो ये चीज़ समझाइए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और वर्थ के हिसाब से। मैंने जो शर्ट पहनी है, दिखने में ऐसी शर्ट 200 की भी मिल सकती है, 2000 की भी मिल सकती है, 20,000 की भी मिल सकती है तो वो शर्ट ही, पहन के बदन ही ढकेगी, दिखने में मैं ऐसा ही लूँगा, मेरी शक्ल जैसी है वैसी ही लगेगी, मैं कोई राजेंद्र कुमार या शम्मी कपूर नहीं दिखने लगूंगा। लेकिन
जो इसकी क्वालिटी है, जो इसको पहन के मुझे फील आ रहा है, जो ये स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, जो ये एयर सर्कुलेशन देता है मुझे, जो ये मुझे अच्छी फीलिंग देता है, वो 200 रुपये वाली नहीं देगा, वो ये 2000 वाली ही दे सकता है, या शायद 20,000 वाली पहनूंगा तो और भी अच्छी देगा। मैंने आज तक पहनी नहीं है 20,000 की कोई शर्ट, लेकिन मैं जानता हूँ मार्केट में मिलती है। तो ये चीज़, प्रोडक्ट की कीमत इस तरह से डिसाइड होती है, इनको ये समझाइए। उसके बाद उनसे एक सवाल पूछे कि प्रोडक्ट के महंगे होने का 2 और रीज़न होते हैं। कि एक बंदा है वो 10,000 रुपया महीना कमाता है, उसके लिए साइकिल सस्ती होगी या महंगी होगी? अगर उसको एक साइकिल खरीदना हो, 6-7 हज़ार 8,000 की साइकिल आती है, लेकिन जो 10,000 रुपये बंदा कमाता है उसके लिए साइकिल भी महंगी है। वहीं अगर कोई 20,000 रुपया 30,000 रुपया महीना कमाने वाला बंदा है, उसके लिए साइकिल तो सस्ती है, लेकिन अगर उसको बोलिए एक बुलेट खरीदनी है, एनफील्ड खरीदना है, तो वो उसके लिए महंगी होगी, क्योंकि वो 1,00,000-1,50,000 की आती है। तो 30-40 हज़ार कमाने वाले के लिए बाइक महंगी होगी। वहीं कोई अगर 1,00,000 रुपया महीना कमाने वाला बंदा है, उसके लिए वो बुलेट तो सस्ती होगी, लेकिन वहीं जो होंडा सिटी है 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए की कार है, वो महंगी होगी। ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए वो बुलेट सस्ती है, जो 50,000 कमाने वाले के लिए महंगी थी वो उसके लिए सस्ती है, तो उसके लिए होंडा सिटी महंगी होगी। लेकिन जो बंदा 10 लाख रुपया महीना कमाता है, उसके लिए होंडा सिटी महंगी है क्या? उसको अगर बोले आप होंडा सिटी खरीदने के लिए, तो वो खरीदेगा क्या? गोपाल नागर जी, वॉइस अच्छी है, सबको सुनाई दे रहा है, आप अपना फ़ोन का कनेक्शन या वॉल्यूम चेक कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि महंगी और सस्ती का यही फ़र्क है। जो 10 लाख रुपया महीना कमाता है, उसको अगर आप बोलोगे होंडा सिटी खरीदने के लिए, बोला फालतू में यार, ये फालतू चीप गाड़ी कौन खरीदेगा? लोगों का सपना होता है 10 लाख की गाड़ी खरीदना, होंडा सिटी खरीदना। लेकिन अगर कोई बंदा जो 10 लाख, अभी हम अपने हमारे लीडर हैं मिस्टर AK पांडे, उनको बोलेंगे सर होंडा सिटी खरीद लो, बोला है छी, होंडा सिटी कौन लेगा? उनको तो फॉर्च्यूनर भी छोटी लगती होगी अब। तो ये बात होती है। अगर आप मनोज जावा सर को बोलेंगे कि सर आप एक सेंट्रो ले लो, नहीं बहुत अच्छी सेंट्रो आई है, वो बोलेंगे यार सेंट्रो भी कोई गाड़ी है, नया सेंट्रो का एक मॉडल आया, वो बोलेंगे सेंट्रो भी कोई गाड़ी है। तो ये बात होती है, आपकी जो इनकम होती है, प्राइस उसी के हिसाब से सस्ता या महंगा लगता है। तो एक काम करो, ये प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं, आप अपनी सोच को ऊपर उठाओ, आपके अपने स्टैंडर्ड को ऊपर उठाओ, उसके लिए आपको ज़्यादा इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही प्रोडक्ट आपको ज़्यादा इनकम दिलाने में भी, जैसे ही आपकी सोच को ऊपर उठाएगा, जब आप महंगा, जब आप बहुत सस्ती, बहुत छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, तो 10-20 हज़ार की इनकम में भी आपका खर्चा चल जाता है, तो आप सेटिस्फाइड रहते हो उस लाइफ में। लेकिन जब आप अपने शौक बड़े करते हैं ना, एक ऐड आता है ना टीवी पे, शौक बड़ी चीज़ है, तो जब आप अपने शौक बड़े करते हैं ना, तब आपको अपनी एक्चुअल में ज़रूरत महसूस होती है, नीड फील होता है, आपको भूख जगती है। तो जब आपकी ज़रूरत महसूस होती है, जब आपको भूख जगती है ना, आज आप एक बाइक पे घूम रहे हैं, बजाज प्लैटिना लेके घूम रहे हैं, वो 80 किलोमीटर का माइलेज भी दे रहा है, 40,000 में मिल भी जाता है, तो आप 20,000 30,000 अगर कमा रहे हैं तो आपको। लेकिन अगर अगले दिन आपको शौक लग गया कि नहीं मुझे अब कार में घूमना है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बोल दिया कि नहीं मैं तो हार्ले डेविडसन पे ही घूमूंगी, मुझे ये बाइक पसंद नहीं है, या मुझे 4 पहिया ही चाहिए, गाड़ी ही चाहिए, कार ही चाहिए, आपका ज़रूरत बढ़ेगा, शौक बढ़ेगा, तो आपका विजन क्लियर होगा, तब आप कमाने के लिए जोड़ लगाएंगे। कमाना आसान नहीं है, कमाने में जोर लगता है। तो जब तक आपके सपने, आपके शौक बड़े नहीं होंगे, जब तक आप अपने खर्चों को एक्सपैंड करने की नहीं सोचेंगे, तब तक आपकी ज़रूरतें बड़ी नहीं होंगी। ज़रूरत बड़ी नहीं होगी तो आप बड़ा नहीं कमा सकते, क्योंकि कमाना आसान नहीं होता है। मुश्किल काम करने के लिए पीछे से आपको एक मोटिवेशन चाहिए, डंडा चाहिए। तो ये जो हमारा शौक होता है, ये जो हमारी ज़रूरत होती है, ये जो हमारा एम्बिशन होता है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में सुना होगा बार बार लोगों को कहते हुए कि हमें एम्बिशियस लोग चाहिए। तो मोटिवेशन का सबसे बड़ा डंडा होता है हमारा अपना एम्बिशन। जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं ना, उनके अंदर और कोई क्वालिटी नहीं होती। आपने देखा होगा कि लोग धूल से उठ करके मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ज़मीन पे रहने वाले, मिट्टी 2,000-5,000 कमाने वाले लोग करोड़पति बन जाते हैं। क्यों? क्या वो बड़े बड़े लीडर्स के मोटिवेशनल सेमिनार में 5,000 का टिकट लेके खरीद के जाते होंगे सुनने के लिए? वहाँ से मोटिवेशन लेते होंगे। वो पढ़े लिखे भी नहीं होते कि बड़े बड़े लोग बोलते किताबें पढ़ो, अच्छी बात है, किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लीडर्स के मोटिवेशनल सेमिनार में जाना चाहिए।
लेकिन एक उस इंसान का सोचिए जो अनपढ़ है, जिसकी इनकम 2,000 रुपये महीने की भी नहीं है, क्या वो किसी बड़े लीडर का मोटिवेशनल सेमिनार सुनता होगा? क्या वो बड़े बड़े मोटिवेशनल राइटर्स की बुक्स पढ़ता होगा? नहीं, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेगा? वो उसकी अपनी ज़रूरत होती है, अपना उसका शौक होता है, वो सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। जो उसके पीछे जो उसकी अपनी ज़रूरत का डंडा होता है ना, अपने शौक का जो डंडा होता है ना, अपने एम्बिशन का जो डंडा होता है ना, वो एम्बिशन होता है उसका। वो उसकी अपनी चाहत होती है जो उसको ड्राइव करती है कि नहीं, मैं ये ज़िंदगी क्यों जीऊँ? जब 2 हाथ 2 पैर के साथ पैदा होने वाला एक इंसान लग्जरी लाइफ जी सकता है, तो मैं क्यों नहीं? उसके अंदर भी लाल खून है, मेरे अंदर भी लाल खून है। तो ये जो एम्बिशन है, ये जो सोच है, जब तक ये यहाँ पे हिट नहीं करेगी, तब तक कोई भी मोटिवेशनल लेक्चर, ना डॉक्टर अनुराग, ना मिस्टर AK पांडे, ना मनोज जावा, ना पॉल बसनायत, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता आपको। वो आग आपको अपने अंदर लगनी चाहिए कि मैं इससे कम क्यों हूँ, मेरे अंदर इससे कम क्या है। ये भी ये भी वही रोटी दाल चावल खाता है, ये भी उसी हवा में सांस लेता है, ये भी उसी ज़मीन पे सोता है, इसके अंदर भी लाल खून है, इसको भी भगवान ने 2 ही हाथ दिए काम करने के लिए, इसको भी भगवान ने 2 ही आँख दिए देखने के लिए, इसको भी भगवान ने एक ही दिमाग दिया सोचने के लिए। तो वो मुझसे आगे निकल गया, मैं क्यों नहीं निकल सकता? मैं क्या इतना घटिया हूँ? मैं क्या इस लायक भी नहीं कि भगवान ने जो हाथ पैर सलामत दिए, आंखें सलामत दी, दिमाग दिया सोचने के लिए, सलामत मुंह दिया सलामत लोगों से बात करने के लिए, तो ये काम करके मैं बड़ा नहीं बन सकता? जब तक ये आग अपने अंदर नहीं लगेगी, जब तक ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं जगेगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास और भी सवाल आते होंगे कि मैं सेल नहीं कर सकता, मेरे से बेचा नहीं जाएगा, ये सेल का काम है, मैं सेल नहीं कर सकता, मैं सेल्समैन। तो सबसे पहले पूछिए कि मैं आपको सेल्समैन लगता हूँ? क्या मैंने आपको मुझसे कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोला है? अगर मैं सेल्समैन लगता तो मैं ये फॉर्म रख करके आपको ये फॉर्म भरने के लिए ये बिजनेस प्लान या डिस्काउंट ये नहीं समझा रहा होता। मैं आपको कंपनी के बारे में नहीं बताता, केवल प्रोडक्ट के बारे में बताता। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ। अगर प्रोडक्ट बेचना भी, अगर प्रोडक्ट आपको ये खरीदना भी होगा, जिस प्रोडक्ट के मैंने आपको बारे में आपको बता रहा हूँ, खरीदने के लिए आपको दुकान तक जाना होगा या ऑनलाइन जाना होगा। तो अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते हैं ना, आपको लग रहा है कि मैं आपको एज ए सेल्समैन रिक्रूट करने आया हूँ, अगर मैं आपको सेल्समैन नहीं लग रहा तो हो सकता है आपको मैं रिक्रूटर लग रहा हूँ कि मैं आपको एज ए सेल्समैन रिक्रूट करने आया हूँ। अगर मुझे सेल्समैन चाहिए होते तो मैं आपको बैठ करके इतना टाइम नहीं दे रहा होता, एक अखबार में इश्तिहार निकालता और 10,000 रुपये की सैलरी पे मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगती सेल्समैन की नौकरी के लिए लोगों की, और शायद उसमें आप भी खड़े होते, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। मैं आपको सेल्समैन बनने से, नौकर बनने से बचाना चाहता हूं। अगर आप अपनी ज़िंदगी नौकर बन के गुजारना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब हमारे पास, क्षमा चाहूँगा, हमारे पास आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं आपको नौकर बनने से, सेल्समैन बनने से बचाने आया हूँ। अब ये आपकी ज़िंदगी है, आपको फैसला करना है कि बाकी ज़िंदगी आपको नौकर बन के गुजारनी है या आज इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है और नौकर बनने से बच जाना है पूरी ज़िंदगी के लिए। उसके बाद सवाल आपके पास और भी आते होंगे कि मैं मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाऊंगा। लोगों के जो नेगेटिव आंसर्स होते हैं उसमें से एक ये भी होता है कि मैं मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाऊंगा। मैं आपको कॉन्टैक्ट्स दे दूंगा, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मेरे पास तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, मैं आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट दे दूंगा, आप अपने अंदर करा लेना। वो बोलेगा मैं ज्वाइन भी, आप अपने अंदर ज्वाइन करा लेना। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। तो आपको उनसे यही सवाल पूछना है कि क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? क्या आप वो अटेंड करते हैं? क्या उसमें एंटरटेनमेंट होता है? क्या उसमें डीजे लगता है? क्या उसमें डांस करने की परमिशन होती है आपको? क्या आप उसमें अपने बच्चों को लेकर के जा सकते हैं? लेकिन अटेंड तो करते हो ना। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, कुछ हज़ार रुपयों की नौकरी के लिए मजबूरी है। हर हफ्ते एक आधा मीटिंग तो ऑफिस में भी हो ही जाती है। नौकरी करते हैं अगर, ऑफिस में भी मीटिंग हो ही जाती है, और ऑफिस की मीटिंग सबसे बोरिंग होती है, क्योंकि उसमें एक खड़ूस सा बॉस होता है जो आकर के केवल गालियां सुनाता है, केवल झाड़ता है। वो मीटिंग आप अटेंड करते हो। लेकिन यहाँ पे एक मीटिंग जिसमें गाना भी बजेगा, जिसमें डांस भी होगा, जिसमें सेलिब्रेशन भी होगा, जिसमें तालियां भी बजेंगी, और जिसमें अगर आपकी मजबूरी है तो आप अपने बच्चे लेके भी जा सकते हो,
वो मीटिंग अटेंड करने में भी आपको प्रॉब्लम है और जहाँ पे आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे। उसके बाद एक सवाल जो सबसे खतरनाक आता है कि मैंने ऐसे पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स देखी है, या मेरे मोहल्ले में एक बंदा रहता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह का काम पहले भी कर चुके हैं और वो फेल हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का काम फ्रॉड होता है, ऐसा काम कभी मत करना। उनको एक कहानी सुनाने की ज़रूरत है और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर काम आएगी और आपको भी, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, आपको भी अपने आप से, अपनी स्टोरी से रिलेट करवाएगी। एक मोहल्ले में, एक गांव में बहुत ऊंचा एक पेड़ था, आम का पेड़ था। उसका जो तना था ना वो बहुत ऊंचा तक सीधा था, उसमें कोई डालियाँ, कोई टहनी नहीं निकली हुई थी और उसमें बहुत ऊंचाई पे जाकर के ना एक आम लग गया। अब गांव वालों में शर्त लगी कि ये आम तोड़ के जो लाएगा उसको गांव का सबसे बहादुर वीर आदमी समझा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और वो उस आम को तोड़ नहीं पाए। अब उसके बाद एक नौजवान लड़का, जिसके बारे में माना जाता था कि वो पेड़ पे चढ़ सकता, वो बहुत उत्साही था, बहुत एक्साइटेड था, उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके लग रहा था कि वो शायद चढ़ जाएगा और तोड़ लेगा। तो जैसे ही वो उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा तो जो लोग उस पेड़ पे चढ़ने में फेल हो गए, क्योंकि जो भी फेल हो जाता था वो गांव में सबको यही बताता था कि इस आम को तोड़ना संभव ही नहीं है, ये आम कोई तोड़ नहीं सकता, ये आम नहीं है, ये धोखा है, ये इतना ऊपर कुदरत ने लगा दिया है या किसी ने लगा दिया है, ये धोखा है, इस आम को तो तोड़ना संभव ही नहीं है, इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा, ये इनाम किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने उस बंदे को देखा कि शायद उसको सबने मिलके रोका, इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो उसका भला चाहते थे, उसको सिर्फ इसलिए रोका कि वो नौजवान अगर उस आम को तोड़ लेगा तो इन्होंने जो अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रखा है कि ये कोई कर नहीं सकता, इनके झूठ का पुलिंदा खुल जाएगा। आपका कोई पड़ोसी है जो सारी दुनिया को कहता फिरता है कि मैंने 5 कंपनी में काम किया, 10 साल काम किया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे पैसे डूब गए, और यहाँ पे आप टीएंस में 5 साल काम करके गोल्डन लाइन बन जाते हो और 30 लाख की कार ले आते हो घर में, तो क्या उसकी बेइज्जती होगी या नहीं? जो 15 साल से ये ढंढोरा पीट रहा है कि कुछ नहीं होता, ये सब धोखा है, मैंने 15 साल किया, मैंने ये कंपनी की, मैंने वो कंपनी की, मैं इतनी मीटिंग में गया, कुछ नहीं होता, सब धोखा है। अगर वहाँ पे आपके मोहल्ले में कोई बंदा ऐसा है बोलने वाला और वहीं पे आप 5 साल में टीएंस में, आपको अपने आज पॉल सर की मीटिंग में सुना होगा कि 4 साल में लोग गोल्डन लाइन बनते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो 4 साल 5 साल में गोल्डन लाइन बने हैं। तो 5 साल में अगर कोई गोल्डन लाइन बनता है तो कमाया कितने और खाया कितना, इसका हिसाब नहीं है, लेकिन $30,000 का 20 लाख रुपए की गाड़ी तो उसको मिलती है। 20 लाख रुपए की गाड़ी अगर वो 5 साल में ले आएगा टीएंस से, तो फिर उस अंकल जी को, उस भाई साहब को, उस ताऊ जी को बाकी मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि तुम क्या हो? वही अंग्रेजी अल्फाबेट का तीसरा अक्षर बोल नहीं सकते, वही बोला जाएगा ना उसको। तो उसको अपने नाम पे वो धब्बा नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक फेलियर है, तो वो दूसरे को सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए रोकते हैं लोग। ये जो सो कॉल्ड रायचंद होते हैं, रायचंद के बारे में मैंने कल भी बात की थी, तो ये जो सो कॉल्ड रायचंद होते हैं हर मोहल्ले, हर गली में, वो इसलिए क्योंकि मेरा फेलियर, मैं लूज़र हूँ, ये बात, ये राज कहीं खुल ना जाए। अगर कोई सक्सेसफुल हो गया मेरे आस पड़ोस में तो ये राज खुल जाएगा कि लूज़र मैं हूँ, बुराई इस धंधे में नहीं है, बुराई इस कंपनी में नहीं है, बुराई कमी मेरे अंदर है, ये राज खुल जाएगा। इस डर से वो किसी को जाने नहीं देना चाहते कि अगर कोई सक्सेसफुल हो गया तो मेरा जो ये फरेब फैलाया हुआ है वो पर्दाफाश हो जाएगा। यही सच्चाई है और आपके साथ भी ऐसा होता होगा, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो यही सच्चाई है, इन सब चक्करों में मत पड़िए। सारे लोग कहीं सफल नहीं होते और सारे लोग कहीं असफल नहीं होते। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सक्सेस परसेंटेज रेट दुनिया के किसी भी धंधे से ज़्यादा है, और टीएंस के नाम तो इस चीज़ का रिकॉर्ड है। तो यू आर इन द राइट इंडस्ट्री, इन द मोस्ट राइट कंपनी, विद द बेस्ट लीडर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और कुछ हो ना हो सकता है मिस्टर ली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे अमीर चेयरमैन ना हो, लेकिन उनको सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट लीडर माना जाता है, और ये बात उनके लिए एमवे के चेयरमैन ने कही है।
कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में कोई लीडर, किसी लीडर जैसा होना चाहिए तो मैं मिस्टर ली जिन्युआन जैसा बनना चाहूँगा। एमवे के चेयरमैन ने शिकागो में ये बात 2017 में कही थी। अब गूगल करके उनका स्पीच ढूंढ सकते हैं। अपने कंपनी के इवेंट में अपने स्टेज से उसने ये बात कही थी। तो जब दुनिया के सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मालिक भी आपके चेयरमैन की तारीफ करता है तो ये बात मायने रखती है। तो इसीलिए आप सबसे अच्छी इंडस्ट्री में हैं और उस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी में हैं। भरोसा रखिए अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे, भरोसा रखिए उस भगवान पे, उस खुदा पे जिसको आप मानते हैं, भरोसा रखिए अपने सीनियर्स पे, अपने अपलाइन पे, भरोसा रखिए कंपनी पे। क्योंकि भरोसा हो तो बात है, भरोसा हो तो 20 लोगों की टुकड़ी भी 4,000 लोगों के फौज को हरा देती है, रात भर रोक के रखती है। क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा था, उन्हें अपने लीडर पे भरोसा था। आप लोगों ने बॉर्डर फिल्म देखी है ना, उन्हें खुद पे भी भरोसा था, उन्हें अपने लीडर पे भी भरोसा था, उन्हें अपने देश पे भी भरोसा था और उनको अपनी वायुसेना पे भी भरोसा था कि वो सुबह होते ही आ जाएंगे हमारी मदद के लिए। तभी वो रात भर डटे रहे और उन्होंने इतना बड़ा टैंक रेजिमेंट को रात भर रोक के रखा। तो जब भरोसा हो तो इंसान असंभव काम कर लेता है, इम्पॉसिबल काम कर लेता है। भरोसा हो तो ये तो पॉसिबल है, हजारों लोगों ने करके, लाखों लोगों ने करके दिखाया है, सबूत है आपके सामने। तो ये तो पॉसिबल काम है। भरोसा हो तो इम्पॉसिबल काम कर लेता है। खुद पे भरोसा था तो माउंटेन मैन, वो फिल्म देखिए ना, उस अकेले इंसान ने, माझी ने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। उसको अपनी बाजुओं पे भरोसा था, अपने प्यार पे भरोसा था, अपने भगवान पे भरोसा था। उसने तोड़ के दिखा दिया, रास्ता बना के दिखा दिया, जबकि किसी ने भरोसा नहीं किया था। गांव वाले हंसे, मीडिया हंसी, पुलिस हंसी, देश हंसा, सब हंसे, लेकिन उसको खुद पे भरोसा था, उसको कोई नहीं डिगा पाया, उसने तोड़ के दिखा दिया। तो भरोसा वो बड़ी ताकत है जो असंभव को, ये कार अचीव कर लेना, 1 करोड़ का चेक बना लेना, ये सब चीज़ें बड़ी बात नहीं है, ये तो पॉसिबल है। ये जो लीडर्स चेक दिखाते हैं, या हमारे लीडर्स का भी जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का चेक बनता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हजारों लाखों लोगों ने किया है। ये तो संभव है। अगर भरोसा हो तो असंभव काम को कर सकता है आदमी। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को 6 डिजिट में इनकम हुई है, 7 डिजिट में इनकम हुई है, 8 डिजिट में इनकम हुई है। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप अगले बंदे हो सकते हैं, जो पहले बंदे हो सकते हैं जिसकी 10 डिजिट में इनकम होगी। क्यों नहीं हो सकती भरोसा हो तो? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले 5 सालों में नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। अभी जो लास्ट के 5 साल में जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो पहले कभी नहीं बने थे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो 150 साल से है, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो कभी नहीं बने थे, ना तो इंडिया में ना पूरे वर्ल्ड में। और आने वाले 5 सालों में वो और रिकॉर्ड्स बनेंगे। वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूँ, वो हमारे लीडर्स हो सकते हैं, वो हमारी डाउनलाइन हो सकती है। भरोसा रखिए, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बोल दिया या तो मैं भटक गया, या किसी ने बोल दिया तो मोटिवेट हो गया। मैं अपने दिमाग पे भी भरोसा करता हूँ, मैं उसको रिसर्च करता हूँ, और मैं जो भी फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ सबूत के साथ रखता हूँ। और ये जो एक प्रोपेगेंडा चला रही है उस कंपनी के बारे में, कपिल शर्मा शो तो कल आ जाएगा आप लोगों के पास, क्योंकि उस कंपनी के बारे में ऐसी महान महान बातें हैं कि वो आप सुनेंगे तो आप कुर्सी पे बैठ नहीं पाएंगे। ये मेरा दावा है, आप कुर्सी पे बैठ नहीं पाएंगे, आप हंसते हंसते लुढ़क जाएंगे। बस कल शाम तक वेट कीजिए, आप लोगों के सामने वो वीडियो होगा, कपिल शर्मा शो ऑन अ न्यू लॉन्च कंपनी। चलिए, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। भरोसा रखिए, आपके अंदर भी वो काबिलियत है कि आप अगले मल्टी मिलियनियर बन सकते हैं, आप अगले अरविंद अंडे बन सकते हैं, आप अगले मनोज जावा बन सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, मैराथन है। आप पहुँचेंगे तो आप जीतेंगे। रास्ते में हिम्मत मत हारिए। रास्ता आपने शुरू कर दिया है, 20%, 30%, 50% कंप्लीट कर लिया और हिम्मत हार जाएंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन? आधा रास्ता ख़त्म करने के बाद जब आपको पहुंचा है, पता है कि गिरते पड़ते भी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे और 3 करोड़ तक खाली तो अवार्ड ही मिलना है, नौकरी करके पूरी ज़िंदगी में 3 करोड़ कमा पाएंगे क्या? चलिए, अपना ध्यान रखिए। लॉकडाउन चल रहा है, घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्वालिटी टाइम बिताइए। और ये गोल्डन पीरियड है टीएंस को सीखने के लिए। ऐसे ऐसे लीडर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनसे सीखने का मौका आपको शायद ज़िंदगी में नहीं मिलता।
तो ऐसे ऐसे लीडर्स की ट्रेनिंग, ऐसे ऐसे लीडर्स से सीखने का आपको मौका मिल रहा है जिनसे सीखने का मौका मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलता। और मैं तो सरप्राइज हो रहा हूँ, मैंने जिन लोगों की ट्रेनिंग लाइव नहीं ली थी सीरियसली कभी, अभी तो घर में बैठ के करूँगा क्या, तो पूरा लेता हूँ। पॉल सर को भी सुना था पहले, आज मैंने हम लखनऊ से हमारी एक ग्रेट लीडर हैं सिल्वर लाइन कामिनी मैडम, उनकी ट्रेनिंग मैंने सुनी। आई एम टेलिंग यू, शी इज़ गोइंग टू बी अ रोल मॉडल फॉर फीमेल्स। She is such an active lady, such an hard-working lady. She is going to be role model for all the females who are networking in India, not in TNS only. All female जो किसी भी कंपनी में काम कर रही हो, she is going to be the next role model for them. She is such a hard-working and dedicated lady. So hats off to her. Thanks to everyone. Have a nice time ahead. Thank you.